हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th के विद्युत रसायन चैप्टर की बात किया जा रहा था और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर किस तरीके से सांद्रता का प्रभाव होता है, इस पर दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। अब उसी प्रभाव को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और डीप में लेके चलते हैं और यहाँ से एक नियम निकल के आएगा जिसे हम लोग कहेंगे कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ। ये नियम जो है सांद्रता के ही टर्म को जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और वो स्थिति बनती है अनंत तनुता पर। अनंत तनुता, अनंत तनुता का अर्थ है कि जब हम लोग डाइल्यूशन को बढ़ाते 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 बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, तो जब डाइल्यूशन दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, तो वो स्थिति आपको क्या मिलेगी, अनंत तनुता पर देखने के लिए मिलेगी। अर्थात जब हम क्या करें, वॉल्यूम को बढ़ा के इनफाइनाइट कर दें, वॉल्यूम को बढ़ा के क्या करते हैं, इनफाइनाइट कर दें, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। C इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि जो रिलेशन होता है वो आपको पता है, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। तो जब 1/v मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। 1 इक्वल टू यहाँ पर जब हम लोग इसको इनफाइनाइट देंगे तो 1/इनफाइनाइट जो होगा वो C की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वैल्यू क्या देखने को मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। मतलब हम सांद्रता मतलब वॉल्यूम को बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज़्यादा कर दिए हैं तो आपको पता है सांद्रता कम होते बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उस स्थिति पर जो मोलर चालकता निकल कर सामने आएगी उसे हम कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अर्थात जो हमारा लैम्डा यम रहा, जो हमारा लैम्डा यम था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनफाइनाइट लैम्डा एम। मतलब अब इसको हम इससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्डा एम को अब लैम्डा इनफाइनाइट एम से प्रदर्शित करेंगे। ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो मोलर चालकता के जो मान होगा ये अधिकतम मान होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते थे वैसे वैसे मोलर चालकता लैम्डा एम क्या होती थी, बढ़ती थी। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते गए मोलर चालकता बढ़ती गई। तो एक समय आया कि अब इससे ज़्यादा तो वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सबसे मैक्सिमम जितना वॉल्यूम बढ़ा सकते थे, सबसे मैक्सिमम जितना कंसंट्रेशन कम कर सकते थे, उस पर जो लैम्डा एम अर्थात मोलर चालकता आई उसी को हम लोग क्या करते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और यही सबसे ज़्यादा मोलर चालकता की वैल्यू होगी। तो मोलर चालकता के अधिकतम मान को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो हमको देखने को मिली, मतलब जो हमको लैम्डा इनफाइनाइट एम मिला हुआ है वो किस स्थिति में मिला हुआ है, जब हमने वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ा दिया और हमको लैम्डा एम की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी वहाँ पर। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग दो तरह, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक विद्युत अपघट्ट है, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट जो कि पानी में डालने पर पूरा डिसोसिएट हो जाता है, और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो पानी में डालने पर कम मात्रा में डिसोसिएट होता है। तो इन दोनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना हम करने वाले हैं। कैसे, देखिएगा, दोनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिकों ने एक ग्राफ बनाया √C और लैम्डा एम के बीच। वैज्ञानिकों ने एक ग्राफ बनाया √C और लैम्डा एम के बीच।
प्रबल विद्युत अपघट के लिए और दुर्बल विद्युत अपघट के लिए, दोनों के लिए इसी प्रकार के ग्राफ काम में लेने वाले हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट के लिए जो ग्राफ हमको मिला √c और λm के बीच। √c इसलिए लिया गया कि केवल कंसंट्रेशन का ग्राफ जब खींचा गया तो वो कुछ इस तरीके से गोल मटोल गोलू जिग-जैग वाला मिला। तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए जब इसका कंसंट्रेशन का रूट किया गया, स्क्वायर किया गया, तो वहाँ पर जो है आपको ये देखने को मिला कि जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। इसीलिए √c और λm के बीच ग्राफ खींचा गया। अच्छा, बीच बीच में मैं डेल्टा बोल दूँ तो फॉरगिव मी, ये आपका जो है लैम्डा ही बोलना है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से देखने को मिला। ये किसके लिए है? KCl के लिए। आपको पता है KCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे जैसे आपको पता है कंसंट्रेशन का मान इधर चलने पर क्या होगा? कम होगा। कंसंट्रेशन का मान इधर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन का मान कम होगा अर्थात वॉल्यूम बढ़ेगा। बात को ध्यान से समझो, ये पिछले वीडियो लेक्चर में भी होता है ना। जैसे जैसे कंसंट्रेशन का मान कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, अर्थात कंसंट्रेशन कम होगा तो λm का मान, फिर से बोल दिया ना, λm का मान क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बढ़ेगा। कंसंट्रेशन कम हुआ, λm का मान बढ़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तो समझ लीजिए c इक्वल टू क्या है? 0 है। और इसी स्थिति पर ये जो λm है वो जो है आपको इनफाइनाइट देखने को मिलेगा। मतलब मैक्सिमम यहीं पर देखने मिलेगा जब कंसंट्रेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब जब बढ़ाते बढ़ाते वॉल्यूम अर्थात कंसंट्रेशन कम होते 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 शून्य हो जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो इसी पॉइंट पर जो हमारा λm वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा λ इनफाइनाइट m पे। मतलब यहीं पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए मिलने वाली है। पर प्रैक्टिकली दोस्तों अगर आप सोचो कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। अगर कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग छोड़ के एज्यूम्सन करते हैं और ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते हैं, ग्राफ को पीछे लेके जाते हैं, है ना। अपने इसको पढ़ा होगा मैथ में, बहिर्लेखन, है ना। इसको बहिर्लेखन या एक्सट्रापोलेट करते हैं। तो ये जो वैल्यू मिलती है उसको हम स्लोप के हिसाब से क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है y = mx + c। तो यहाँ पर y क्या है? λm है, और जो x है वो क्या है? √c है, और प्लस c क्या है? c क्या है? यहाँ पर जो है स्लोप है। स्लोप आपको यहाँ पर ये दिखने को मिल रहा है फाइनाइट m। और जो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा वो नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव स्लोप है। ये तो इंटरसेप्ट हो गया, जो आपका ये दिख रहा है ये क्या हो गया? ये इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप क्या है? जब कभी भी ग्राफ हम इस तरीके से खींचते हैं तो पॉजिटिव स्लोप मिलता है, अगर आप इस तरीके से रहता है तो कैसा स्लोप मिलता है? नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए b मान लिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की सहायता से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको जो है λm और √c की वैल्यू रख के हम क्या करेंगे? नए नए मान कैलकुलेट करेंगे। नए नए मान कैलकुलेट करेंगे मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यहाँ पर जैसे KCl के लिए हमने कैलकुलेट किया है, ऐसे ही क्या होगा? HCl का जो ग्राफ होगा ये इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। इससे क्या होगा? ऊपर आएगा। इसलिए ऊपर आएगा क्योंकि HCl ग्रेटर है KCl से। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो ज़्यादा है किससे? KCl से। क्यों? क्योंकि Cl और Cl तो क्या है? समान है। Cl और Cl समान है, परंतु जो H है वो क्या है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसकी साइज़ क्या होती है? छोटी होती है। और सारे कीटाणु ले लें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
हाइड्रोजन, इन सारे कैटायंस को लेते हैं तो हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है और इसकी मोलर चालकता इस केस में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल से इस तरीके से नहीं आया, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्ट है और डाइल्यूशन करते करते जाने से जितना इम्पैक्ट दुर्बल वाले पे पड़ता था उतना प्रभाव प्रबल वाले पे नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ये 100% आयोनाइज है। तो जो इसका ग्राफ बढ़ता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से एकदम रैपिड ग्राफ नहीं बढ़ता है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रापोलेट करके इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, प्रॉब्लम आती है जब हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए क्या कर, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए हमको क्या करना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर समस्या होगी, हमको समस्या हम लोगों को यहाँ पर होगी। तो जब हम लोग क्या लेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ले लेंगे और यही चीज़ करेंगे तो ये ग्राफ हम लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मान लीजिए 2-3 पॉइंट्स हमने लिया, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं जाता है ये ग्राफ इस तरीके से। डाइल्यूशन करने पर, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, डाइल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा आयोनाइज होगा और जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा उतना ज़्यादा मोलर चालकता धड़ाक से बढ़ जाएगी। अब इसको हम एक्सट्रापोलेट करके भी क्या कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए CH3COOH का है, अब ये फॉर्मिक एसिड का है। फॉर्मिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हमारे एसिटिक एसिड से, तो इसका जो ग्राफ आता है वो एसिटिक एसिड के ऊपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक्स्ट्रापोलेट करके भी क्या कर सकते हैं, इसको पता नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेट इसको अगर हम करने जाएंगे तो भी ये किसी ऐसे बिंदु पर नहीं काटेगा कि हम आसानी से क्या कर लें, इसकी वैल्यू निकाल लें। तो यहीं पर इसी पर जो पिक्चर आती है वो किसकी आती है, कोलराउस की। कोलराउस का नियम जो है बड़ा ही सिंपल नियम है और इनकी सहायता से, इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनका कहना है कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उनके अंदर उपस्थित धन आयनों की मोलर चालकता तथा ऋण आयनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। ये आपको इनका परिभाषा यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ये परिभाषा मैंने यहाँ पे पिक्चर के रूप में आपको दिख रही होगी कि मतलब कुल मिला जुला के इनका कहना है कि इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता इनके कैटायनों और इनके एनायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब जैसे आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे ये है लैम्डा एम CH3COO है इनफाइनाइट स्थिति पे ये जो होगी, ये जो टूटता है तो CH3COO माइनस और H प्लस में टूटता है। ये हमारा क्या है, एनायन है और ये क्या है, कैटायन है। तो इसके लिए हम बड़ा लैम्डा यूज़ करते हैं, इसके लिए छोटा लैम्डा यूज़ करते हैं। तो इनफाइनाइट M CH3COO माइनस, है ना, प्लस लैम्डा M H प्लस। मतलब इसके स्वतंत्र रूप से इनफाइनाइट पर मोलर चालकता और इसके स्वतंत्र रूप से इनफाइनाइट पर मोलर चालकता दोनों को जोड़ दें तो हमको CH3COH की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे वेव में क्या होता है, y = y1 + y2 होता है। ये इंडिपेंडेंट वेग या लहर उसकी होती और ये इंडिपेंडेंट वेग लहरों की, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमको इस इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालनी है। तो कोलराउस साहब का क्या कहना है कि इसमें जो कैटायन है और एनायन है या एनायन कैटायन है, इनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें तो हमको क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा, ये भी नहीं पता है ना। ये चीज़ें हमको इस
ग्राफ से तो पता नहीं चल पाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको इस ग्राफ की सहायता से निकाल के हम क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं और हम CH3COH की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमको CH3COH की वैल्यू निकालनी है, हमको पता है कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन इसकी और इसकी वैल्यू हम इस ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अनंत अंतता पर मोलर चालकता दी हुई होती है, या हम उस ग्राफ की सहायता से, इससे पहले जो ग्राफ बनाया हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास अगर NaCl इसी तरीके से COO, CH3COO Na और HCl। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COO Na एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनकी वैल्यू है यदि हमको प्राप्त हो। अच्छा, ये कैसे भी बने होंगे, इनको देखिए, हम लिख सकते हैं, यहाँ पर M छूट गया है तो M आपको लिखिए। ये हो सकता है Na प्लस इनको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कोलराउस के नियम का जो मेन मोटिव क्या था, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत अंतता पर उसमें उपस्थित केटायनों और एनायनों के अनंत अंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर जो थी सारी चीज़ें लिख दी। अब इनकी सहायता से क्या हम इसको निकाल सकते हैं क्या? अगर सपोज करो आप इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मान लो, और ये वैल्यू आपको दी हुई है, मान लो 50 दी हुई है, ये 100 दी हुई है, ये 120 दी हुई है, तो क्या कर सकते हैं? सोचो किस तरीके से इनमें हम जोड़ घटा के इसको प्राप्त कर सकते हैं, बोलो, सोचो सोचो सोचो। ये और ये हमको चाहिए, ये यहाँ मिल जाएगा और ये यहाँ मिल जाएगा। तो यदि हम क्या करें, 2 और 3 को जोड़ दें, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, और इसको क्या कर दें, पहले वाले को माइनस कर दें। पहले वाले को माइनस कर देंगे तो ये जो है हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 को मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, फटाक से आप देखिएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पहले लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और इसको माइनस कर दिया है, तो ये Na से यहाँ पे Na कट जाएगा और Cl से ये Cl कट जाएगा, समझ रहे हैं। तो फाइनली हमको ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं CH3COO माइनस प्लस यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल जाएंगे। तो अर्थात हम 2 और 3 की वैल्यू जो है, 2 और 3 की वैल्यू मतलब इसको जोड़ देंगे, 100 प्लस 120 माइनस 50, तो 100 और 120 क्या हो जाएगा, 220, 220 में से 50 जाएगा, बचेगा 170। तो इस तरीके से वैल्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हाँ, वैल्यू के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट के अनंत अंतता पर मोलर चालकताएं दी होंगी तो दुर्बल वाले का हम इनकी सहायता से जोड़ के हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुछ ऐसी स्थितियां बनी, है ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, कुछ ऐसी स्थितियां बनी जहाँ पर नंबर ऑफ केटायन और एनायन मतलब कोफिशिएंट ज़्यादा हो, तो वो कोफिशिएंट जो है उनके आगे आ जाएंगे। जैसे यदि अपने को Al2SO4 होल थ्राइस इसके लिए लिखना है अनंत अंतता पर मोलर चालकता, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग हमेशा
बड़े लैम्डा का यूज़ करेंगे और जब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिखना होगा तो छोटे लैम्डा का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो हमको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा 2 बार क्या है, एल्युमिनियम है तो 2 हो जाएगा, फिर लैम्डा m इनफाइनाइट Al ट्रिपल प्लस, यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लस ये 3 हो जाएगा लैम्डा m SO4 डबल माइनस। मतलब जो इनके साथ जुड़े हुई संख्याएं रहेंगी, मतलब केटायंस एनायंस का नंबर जो रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और बाकी जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सारे जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हैं उनकी गणना, मतलब उनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं की गणना कर सकते हैं। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो जब हम क्या करते हैं दोस्तों, सांद्रता को कम करते हैं अर्थात वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर देते हैं तो सांद्रता बिल्कुल ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस स्थिति पर मोलर चालकता को अनंत तन्यता पर मोलर चालकता कहते हैं, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता कहते हैं। और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास √√c और लैम्डा m के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए ये आसानी से हमको मिल जाता है, एक्स्ट्रापोलेट करके वैल्यू हम गणना कर सकते हैं। परंतु दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्ट के मानों को जोड़ या घटा के क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। आई होप कि आपको कोलराउस के नियम बिल्कुल समझ में आया होगा। उनका सीधा सीधा फंडा है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है उसमें उपस्थित आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आप नियम अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 नंबर में आपको लिखने के लिए आ जाएगा। इस पर कुछ न्यूमेरिकल लेके हम आगे वीडियो में मिलेंगे ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।